तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चलिए देर नहीं करके और इस शुरू करके। हाँ, मेरा आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी बोली जाता है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या उसका क्या नाम है। तो देखिए, जो भारत का निचला हिस्सा है ये है ईस्टर्न घाट और ये जो इधर है ये है वेस्टर्न घाट। तो पक्का ना? हाँ। तो इस पूरे क्षेत्र में जो वेस्टर्न घाट है इसमें सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इसमें जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या कलसूबाई। तो इसका उत्तर है बी, अनाईमुड़ी। देखिए क्या है कि यह केरल के इडुक्की ज़िले में है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये ना सिर्फ पश्चिमी घाट बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर अगर हम लोग बात करें डोडा बेटा की, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। फिर अगला, जैसे अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो ये उड़ीसा के स्थित पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट की एक प्रमुख ऊंची चोटी है। फिर नीलगिरी घाट क्या है? जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ियों की ग्रंथि यानी नोड कहा जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द अनुपम लेक लोकेटेड। अनुपम लेक बिहार में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन कैमूर, बेगूसराय, पश्चिम बंगाल, चंपारण, माफ़ कीजिएगा, और चौथा ऑप्शन दरभंगा। इसका उत्तर है ए, कैमूर। क्यों? देखिए कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है सबसे पहले तो एक, और एक बहुत यहाँ पर एक प्राकृतिक झील है जिसका नाम है अनुपम झील। इसके अलावा बिहार की और इम्पॉर्टेंट झील कौन सी है? वो है कंवर झील, जो कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक है। पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सबो लेक क्या होता है और वो कैसे बनता है। और बिहार का एकमात्र घोषित रामसार स्थल भी है। कौन सा? कंवर लेक। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, यहाँ सर्दियों में साइबेरियाई पक्षी आते हैं। कुशेश्वर स्थान झील के बारे में देखिए, यह बिहार के दरभंगा जिले में स्थित एक अन्य प्रमुख आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि जो ये अर्थ है इसके बीच में जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री पे है, क्या है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे क्या है? 23.5 डिग्री, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी देश पड़ते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो अफ्रीका है कि दक्षिण अमेरिका की, एशिया की, यूरोप की, इनमें से कौन से महाद्वीप के ऊपर से ये इक्वेटर नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर है डी, यूरोप। देखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश ये दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, अफ्रीका में कोंगो, युगांडा, केन्या आदि, और एशिया के द्वीपीय देश जैसे इंडोनेशिया से गुजरती है। यह यूरोप से बहुत दूर दक्षिण में स्थित है। फिर अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो प्लीज़ चेक दिस। फिर कॉन्गो नदी या फिर जायर नदी, अफ्रीका की यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स ब्लो इन द पैम्पा ग्रासलैंड्स ऑफ अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदानों में चलती है। ऑप्शन पंपेरो, हरमट्टन, खमशिन या फिर ब्लिजार्ड। इसका उत्तर है ए, पंपेरो। ये तो नाम से भी पकड़ा जा सकता है ना। तो देखिए, पंपेरो यह अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास मैदानों में चलने वाली एक ठंडी और तीव्र ध्रुवीय हवा, कोल्ड पोलर विंड है। फिर हरमट्टन की बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवा है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे गिनी तक डॉक्टर विंड भी कहा जाता है क्योंकि यह वहाँ की आर्द्र जलवायु से राहत देती है। फिर अगर खमसिन की बात करें तो यह मिस्र में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। फिर अगर हम ब्लिजार्ड की बात करें तो ये कनाडा और साइबेरिया जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली भयानक बर्फीली आंधी यानी ब्लिजर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको याद रखना है। एक पंपेरो है, फिर हरमट्टन है, फिर खमशिन है, फिर ब्लिजार्ड है। ठीक है।
अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर परसेंटेज बेस्ड ऑन IASFR रिपोर्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट, कैमूर, जमुई, वेस्ट चंपारण या फिर नवादा। देखिए सारे ज़िले इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। तो हम इसके बाद जियोग्राफी के बाद सोच रहे हैं कि एक सीरीज़ ले आएँ जिसमें हम एक वीडियो में एक ज़िले की बात करेंगे, है ना। तो चलिए अभी इसको देखते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका उत्तर है ए, कैमूर। देखिए तो जो कैमूर भभुआ, कैमूर को भभुआ के नाम से भी जाना जाता है और यही मेरा जन्म स्थान भी है। तो लगभग 31.56% और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों से कैमूर बिहार में सबसे अधिक वनावरण फॉरेस्ट कवरेज वाला जिला है। न्यूनतम वन, बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र और प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा। सबसे ज़्यादा कैमूर, सबसे कम शेखपुरा। बिहार का कुल वन क्षेत्र, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% हिस्सा वनावरण के अंतर्गत आता है, जिसे राष्ट्रीय लक्ष्य यानी 33% पहुँचाने के लिए जल जीवन हरियाली जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न, द मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी वॉज कवर्ड। लेट्स चेक कोर स्ट्रक्चर। द सायल लेयर, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम को शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं, ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज प्राइमरीली कंपोस्ट ऑफ। पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है। लीजिए तो मैंने बता ही दिया। तो ऑप्शन में सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, निकल एंड आयरन या फिर आयरन या मैग्नीशियम। इसका उत्तर आसान है बी, सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पे इसको इंग्लिश में एल्यूमिनियम भी घुसा लीजिएगा। देखिए एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण, प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 परतों में बांटा था। ठीक, पहला है सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है, ये महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करती है। अगला है सीमा, सीमा में क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम, यह महासागरीय क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग बनाती है। और सबसे आखिरी और सबसे नीचे वाला है नीफे, जो कि है निकल और फेरस, फेरस यानी लोहा, यह पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग में पाई जाती है और पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश मकर रेखा को प्रदर्शित करता है। ये बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 66.5 डिग्री साउथ। इसका उत्तर है बी, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये देखिए मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा है। 22 दिसंबर को सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकता है। अब ये लाइन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है जो भारत के बीच से गुजरती है। फिर अगला बात करें तो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। एक इसकी बात देखिए, लिम्पोपो नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। अगला प्रश्न, द मजूली आइलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि वीडियो में मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ इसको। तो ऑप्शन देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस या फिर गोदावरी। ये तो आसान है, इसका उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में देखिए, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप यानी रिवर आइलैंड है। असम सरकार ने इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला यानी आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। सांस्कृतिक केंद्र में यह द्वीप असमिया वैष्णव संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका या फिर अभ्रक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन देखिए, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में जगह है नेल्लोर। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश की नेल्लोर बेल्ट भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार केंद्र है। झारखंड कोडरमा
में देखिए झारखंड का कोडरमा जिला किसी समय विश्व में अभ्रक की राजधानी कहा जाता था। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली रूबी अभ्रक पाया जाता है। फिर बिहार में अभ्रक का देखिए इंपॉर्टेंट है बिहार का क्या कि बिहार के नवादा, जमुई और गया जिला की सीमाएं झारखंड से सटी हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में भी अभ्रक के निक्षेप मिलते हैं। अगला प्रश्न, द सुंदरबन फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। सुंदरबन के जंगल किस प्रकार की वनस्पति का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए ए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, बी मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर पर्वतीय फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन या फिर पर्वतीय वन। तो इसका उत्तर है बी मैंग्रोव वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंग्रोव आजकल हर एक पेपर में पूछा जा रहा है, ऑल इंडिया किसी पेपर में मैंग्रोव वन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये वन खारे पानी और तटीय दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी जड़ें पानी के बाहर हवा से निकली होती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर यानी श्वसन जड़ें कहते हैं। सुंदरवन इसका सबसे उत्तम वैश्विक उदाहरण है। फिर तटीय सुरक्षा, मैंग्रोव वन चक्रवातों और समुद्री लहरों के प्रभाव को कम करके तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने में सुरक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं। और भारत में इसका वितरण पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के प्रमुख मैंग्रोव क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस उद्योग को आधुनिक विश्व का सनराइज उद्योग यानी उदयमान उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन है आयरन और स्टील, कॉटन यानी सूती वस्त्र उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी खोज या फिर जूट इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग। तो इसका उत्तर है सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत आसान है ना। तो सनराइज उद्योग ऐसे उद्योग जो बिल्कुल नहीं हैं, जिनमें विकास की तीव्र गति है और भविष्य में रोजगार की असीम संभावनाएं होती हैं, उन्हें सनराइज उद्योग कहते हैं। आईटी, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल और अंतरिक्ष अनुसंधान इसके उदाहरण हैं। फिर एक फुट लॉज इंडस्ट्री है, जिसे ऐसा उद्योग जिसे कच्चे माल के स्रोत के पास लगाने की कोई मजबूरी नहीं होती और इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उद्योग। लोहा और इस्पात के बारे में अगर हम बात करें तो इसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए मधेपुरा, गोपालगंज, अररिया या फिर पटना। तो इसका उत्तर है ए मधेपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए अब ये देखिए मधेपुरा 2001 से 11 के दशक के दौरान मधेपुरा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 31.12% रही थी। न्यूनतम वृद्धि दर सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज जिले 19.02% में दर्ज की गई थी। बिहार की कुल वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। देखिए बात ऐसी है कि ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, पर मुश्किल ये है कि सारे नंबर्स याद नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारे नंबर्स हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो 10 वीडियोस आएंगी जियोग्राफी की, हर एक वीडियो में 1 से 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि ये वाले डेटा होंगे। ठीक है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटा ला रहे हैं। तो काम क्या है कि सारा नहीं याद करना है। 10 की 10 वीडियो देखिए, काम ही आएगा, नुकसान नहीं करेगा कोई भी वीडियो। हर वीडियो में जो 1 से 2 क्वेश्चंस हैं डेटा वाले, उसको एकदम अच्छे से आपको रट लेना है। और जब भी मैं कह रही हूँ सारी वीडियो में, मैं बहुत मिनिमम सवाल में बोलती हूँ कि रट लो। तो जिसमें मैं बोल रही हूँ कि रट लो, यानी वो रट लो, वो आना ही आना है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। द नाथुला पास वॉज मैंशनड प्रीवियसली, लेट्स क्विज इट्स लोकेशन। नाथुला इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, है ना। पूछा गया है ना पिछली वीडियो में नाथुला के बारे में। बताइए हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में कि सिक्किम में कि अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका उत्तर है सी सिक्किम। सिक्किम के दर्रे नाथुला और जलेपला दोनों सिक्किम में स्थित हैं। ये दर्रे भारत को तिब्बत चीन की चुंबी घाटी से जोड़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला को बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया। उत्तराखंड के दर्रे में क्या क्या ऑप्शन नाम है, मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख का उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। फिर अगर हम हिमाचल के दर्रे की बात करें तो इसमें है रोहतांग दर्रा, बारालाचला और शिपकिला। ठीक है, याद कर लेना हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं और कौन से, उत्तराखंड में कितने हैं और सिक्किम में कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल मून्स। नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स इंपॉर्टेंट है, बिहार पहले भी पूछ चुका है, तो हम बोल रहे हैं पढ़ लो अच्छे से।
निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रहों चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन जुपिटर, सैटर्न, मार्स या फिर वीनस। तो इसका उत्तर है बी, सैटर्न। ठीक है। खगोलीय खोजों और नए उपग्रहों की पुष्टि के बाद शनि वर्तमान में सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रहों 140 से अधिक वाला ग्रह बन चुका है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। फिर अगर हम बृहस्पति की बात करें यानी जुपिटर की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या 90 से अधिक है। इसका उपग्रह गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र की बात करें तो सौरमंडल के ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह यानी जीरो मून नहीं है या उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र में कोई भी मून नहीं है, याद रखना है। अगला प्रश्न, द गंगा रिवर एंटर्स द स्टेट ऑफ बिहार एट विच प्लेस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे लगता है कि आता ही होगा सबको, बट अगर नहीं आता है तो ये आखिरी बार है कि आपको नहीं आता है, इसके बाद आना चाहिए। तो ऑप्शन है चौसा बक्सर में, दानापुर पटना में, हाजीपुर वैशाली में या फिर कटिहार में। इसका उत्तर आसान है ए, चौसा बक्सर। उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। बिहार की कुल लंबाई, गंगा नदी की बिहार की कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह पूरे बिहार को उत्तरी और दक्षिणी दो भाग में विभाजित करता है। निकास बिंदु की अगर बात करें तो ये बिहार के कटिहार और भागलपुर जिले से होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है। सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की बिहार में सबसे ज़्यादा लंबाई पटना जिले लगभग 99 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन वेयर हॉट एयर राइजेज एंड कूल्स डाउन डेली इन द आफ्टरनून? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा आम है जहां प्रतिदिन दोपहर बाद गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर बरसती है? ऑप्शन ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल? पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या फिर वाताग्र वर्षा? इसका उत्तर है बी, कन्वेंशनल या फिर संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल अत्यधिक गर्मी के कारण हवाएं गर्म होकर सीधे ऊपर उठती हैं और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच कपासी वर्षी बादलों यानी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का निर्माण करती है, जिससे बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होती है। पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक, जब नमी से भरी हवा किसी पर्वत की ढाल से टकराकर ऊपर उठती है और वर्षा करती है, जैसे भारत के पश्चिमी घाट और सिरापुंज में होने वाली वर्षा। फिर अगला है वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शेडो एरिया। पर्वत की दूसरी तरफ की ढाल जहां हवा नीचे उतरती है और शुष्क हो जाती है वहां वर्षा बहुत कम होती है, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। अगला प्रश्न, द गद्दीज एंड बाकरवाल्स आर इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ विच रीजन? गद्दी और बकरवाल किस क्षेत्र के प्रमुख चरवाहा जनजातियां हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखिए, थार डेजर्ट यानी थार मरुस्थल, नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ, वेस्टर्न हिमालयाज यानी पश्चिमी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिल यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। इसका उत्तर है सी, वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सब आते हैं। तो देखिए, ऋतु प्रवास यानी ट्रांसह्यूमेंस, बकरवाल जम्मू कश्मीर और गद्दी हिमाचल प्रदेश जनजातियाँ ऋतु प्रवास करती हैं। सर्दियों में ये घाटियों में आ जाते हैं और गर्मियों में बर्फ पिघलने पर अपने भेड़ बकरियों के साथ ऊंचे घास के मैदानों जिन्हें मर्ग या बुग्याल कहते हैं की ओर चल जाते हैं। फिर अगर हम टोडो जनजाति की बात करेंगे तो यह दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर रहने वाली एक प्राकृतिक चरवाहा जनजाति है जो भैंस पालन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज़ द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस? निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी एस के अक्षर जैसा है? अगर आप लोगों ने भारत का नक्शा पढ़ा है तो प्लीज़ इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें जानना है कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है, कितने लोग मैप की जानकारी रखते हैं। तो ऑप्शन इस प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है बी, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। इसका आकार एस जैसा है। मध्य अटलांटिक कटक यानी मिड अटलांटिक रिज इस महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक डूबी हुई पर्वत श्रृंखला स्थित है जो प्लेट टेक्टोनिक्स के अपसरण यानी डाइवर्जेंट के कारण बनी है। व्यापारिक मार्ग की बात करें तो तट रेखा बहुत अधिक कटी फटी इंडेंचर्ड होने के कारण यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाह हैं, इसलिए यह दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक महासागर है। अगला प्रश्न, द पायराइट्स मिनरल्स यूज्ड इन मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली माइंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली खनिज पायराइट्स विशेष रूप से बिहार के किस जिले में निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन इज रोहतास, गया, बांका या फिर सारण। इसका उत्तर है ए, रोहतास।
देखिए रोहतास, बिहार के रोहतास ज़िले में का आमझोर क्षेत्र पूरे भारत में पाइराइट्स के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। देश के कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। इसे मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो पाइराइट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला फैक्ट क्या है चूना पत्थर के बारे में। यह भी रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसके कारण बंजारी और डेहरी मानसून में सीमेंट उद्योग विकसित हुए हैं। अगला है गोल्ड, जमुई। बिहार के जमुई जिले का सोनो क्षेत्र हाल के वर्षों में देश के बड़े संवर्ग भंडारों गोल्ड रिजर्व की संभावना के कारण चर्चा में बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड पूछता है एग्जाम में। अगला और आखिरी प्रश्न, द ग्रीनविच मीन टाइम GMT passes through 0 डिग्री longitude. What is the longitudinal value of the Indian Standard Time, that is IST? तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT 0 डिग्री देशांतर से गुजरता है। भारत मानक समय यानी IST का देशांतरीय मान क्या है? ऑप्शन देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री ईस्ट या फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, और आखिरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका उत्तर है ए। बहुत आसान है ना, तो ए है इसका आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। देखिए मानक मध्याह्न रेखा भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या प्रयागराज की नैनी से होकर गुजरती है। GMT से अंतर, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 5 भारतीय राज्य मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोनों, ठीक है। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।